नमस्कार। तो आज बाहर हो रही है बारिश और मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था विस्थापन क्या होता है और दूरी, चाल और वेग क्या होता है। तो कल हमने औसत चाल और औसत वेग पे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करे थे, पर उसमें कहीं ना कहीं हमारा तात्क्षणिक वेग जो था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो थी, वो थोड़ा सा छूट गया था। तो आज उसे थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। तो हमारे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तात्क्षणिक वेग क्या था? क्या बोलते हैं इसे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या तत्कालिक भी बोलते हैं। तो हमने बताया था इंस्टेंटेनियस होता है कि छोटे से किसी इंस्टेंट पे टाइम जितना छोटा होता चला जाए। ठीक है, हमने बोला था कि चलो भाई, जैसे हमारी एक कार जा रही है, तो इस कार की वेलोसिटी हमें पता है हर आधे घंटे पे क्या है, वो हमने मेजर कर ली। पर अगर मैं कहूं कि इसकी वेलोसिटी बताओ हर 10 सेकंड पे क्या है, या हर 5 सेकंड पे, पलक झपकते ही बिल्कुल एक छोटे से इंस्टेंट के लिए इसकी वेलोसिटी क्या है, तो वो हमारा होता था तात्क्षणिक वेग। तो जिसमें हम क्या बोलते जा रहे हैं, जो समय का अंतर है, यहाँ क्या हो रहा था, आधा घंटे का अंतर था, अब क्या हो गया 10 सेकंड का, फिर हमने 5 सेकंड का, ऐसे 1 सेकंड का, फिर कहीं ना कहीं 1 सेकंड के भी तीसरे चौथे भाग में, 1 सेकंड के 10वें भाग में बताओ कितना है। तो डेल्टा टी हमारा क्या होता जा रहा है, समय अंतराल क्या होता जा रहा है, 0 के करीब आता जा रहा है। तो हमारा वेग क्या होता था, तात्क्षणिक वेग को हम दिखाते थे इंस्टेंटेनियस से। अब लिमिट क्या होती जा रही है हमारी, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा एस बटे डेल्टा टी होता था, ये होता था औसत वेग। ठीक है ना, विस्थापन में अंतर और समय में अंतर जो आपका आता था। पर डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होता जा रहा, तो इस चीज को हम क्या लिख देते हैं, ds बटे dt। यहां से यहां कैसे आए, ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है जब हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया है डिफरेंशियल। ठीक है ना, अब s का t के सापेक्ष डिफरेंशियल जो होता है वो हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को बताता है। अब अगर आपको याद हो, जब हम dy by dx निकालते थे और ऐसे ग्राफ ड्रॉ करते थे, ये y और ये x, सपोज कुछ ऐसे कुछ हमारा ग्राफ आया, उस पर हमारे कुछ पॉइंट्स होते थे, तो ये dy by dx क्या होता था, dy by dx दिखाता था इस ग्राफ के ढाल को। मान लो ये पॉइंट ले लिया, इस पे अगर आप टेंजेंट खींच दो, तो यहाँ जो कोण थीटा होता था वो हम निकालते थे dy by dx से। तो हम क्या बोलते थे, टेन थीटा बराबर डेल्टा y बाई डेल्टा x। तो इससे हम निकालते थे दिशा। तो अब अगर आप यहाँ देखो ध्यान से, ds बटे dt क्या है, थोड़ा सा आपको ग्राफ का आइडिया भी मिल जाएगा। ये s है और ये t है। सपोज आपको एक रिलेशन दिया है, s बराबर ले लो, चलो टी स्क्वायर ले लो, सो टी एस, टी 0 है, एस 0 है, T1 S1, T2 S4, T3 S9, T4 S16 हो गया। अब अगर इसे ग्राफ को खींचो, या 0 पे 0, 1 पे 1, जब ये 2 है तो ये कितना हो गया, करीब करीब 4, ये 3 है तो ये करीब करीब 9। तो हमारा कुछ ऐसे ग्राफ आ जाएगा, करेक्ट है ना। इस ग्राफ पे हमारे ये कुछ पॉइंट्स आ गए। तो जो ये ST ग्राफ है, इसका ढाल क्या होता है, स्लोप क्या होगा, ST ग्राफ का स्लोप, इस वक्र का ढलान, ढलान या ढाल बोलते हैं, वो कितना होगा, ds बटे dt। अगर आप समझ लो, ये बिंदु ले लिया आपने, इस पे आप थीटा खींचो तो ये आया थीटा हमारा, ये वाला ले लो, इस पे खींचो, ये आया थीटा हमारा। तो इसमें आप क्या करते जा रहे हो, जैसे जैसे आपका t का मान बढ़ता जा रहा है, ds बटे dt का मान बढ़ता जा रहा है, थीटा का मान बढ़ता जा रहा है, तो ये आपको बता रहा है कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है s भी बढ़ रहा है, तो आपका ds बटे dt भी बढ़ रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी भी बढ़ रही है, वेग भी आपका बढ़ रहा है। ये थीटा किसके प्रदर्शित करता है, ds बटे dt, स्लोप को।
तो मोटे मोटी भाषा में हम क्या बोल सकते हैं, एस टी ग्राफ का ढाल क्या होता है, वेग, वेग को प्रदर्शित करता है। अब अगर आपको कोई बोले ये रिलेशन दे के कि भाई बताओ वेग बढ़ रहा है या घट रहा है, तो अब क्या आप ग्राफ खींच के थीटा निकालने बैठेंगे बार बार, नहीं, उसमें हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट हमारे पास क्या है, v इंस्टेंटेनियस है ds बटे dt, तो निकाल दो, डिफरेंशियल कर दो, ds बटे dt क्या हो जाएगा 2t, तो v ये आ गया हमारा v तत्क्षणिक या v इंस्टेंटेनियस, v इंच से दिखा रहा है मुझे यहाँ पे। अब चलो निकालो, जब t बराबर 0 है तो v बराबर क्या होगा 0, हमने कह दिया से v1 है, t बराबर 1 है तो v बराबर क्या है 2 है, t बराबर 2 है तो v बराबर क्या है 4, t बराबर 3 है तो v बराबर क्या है v1 v2 सॉरी v3 v4, v4 हमारा क्या हो गया, t बराबर 3 रखो या 6, करेक्ट। तो ऐसे हमारे v के मान बदलते जा रहे हैं, t बराबर अगर हम 4 ले दें तो v का मान क्या है 8। तो अब इसमें एक चीज देखो आप कि v आपका क्या होता जा रहा है, बढ़ रहा है ना, यहां से दिख रहा है 0 2 4 6 8, v आपका बढ़ता जा रहा है। तो ग्राफ खींचने के बजाय डायरेक्ट आपने ds बटे dt, अगर आपको डिफरेंशियल आता है तो आपने डायरेक्ट ds बटे dt से बता दिया कि हाँ जैसे जैसे t बढ़ रहा है v भी आपका बढ़ता जा रहा है। तो ये तो हुई आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जब 0 सेकंड थी तो वेलोसिटी क्या है, जब 1 सेकंड है तो वेलोसिटी क्या है, 2 सेकंड है तो वेलोसिटी क्या है। अगर वो इसमें आपको ये कह दे कि भाई चलो तुम निकाल के दिखाओ t बराबर 1 से t बराबर 3 मिनट तक का औसत वेग क्या है, औसत वेग बोल दे, तो औसत वेग हम कैसे निकालते थे, यहाँ एवरेज लिखते थे ना, क्या होता था डेल्टा s बटे डेल्टा t या s2 माइनस s1 बटे t2 माइनस t1। अब t बराबर 1, t बराबर 1 पे s का मान क्या है 1 है, तो यहां लिखो चलो t2 क्या है 3, t1 क्या है 1। अब s2 क्या होगा, 3 सेकंड पे s का मान क्या है 9 माइनस s1 1 सेकंड पे s का मान क्या है 1, निकालो यहां से 8 बटे 2 4 मीटर प्रति सेकंड। अब इसमें एक चीज देख रहे हो, एवरेज वेलोसिटी आई है 4 मीटर प्रति सेकंड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी कहीं ना कहीं 4 है, हाँ है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी बराबर हो भी सकती हैं और नहीं भी। तो ये था हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए आपको डिफरेंशियल आना बहुत जरूरी है, ठीक है, डिफरेंशियल होगा तभी आप निकाल सकते हो। तो यहां से हमें दो बातें मुख्य पता चल गई कि हमारा v तात्क्षणिक हम कैसे निकालते हैं ds बटे dt, तात्क्षणिक वेग को हम निकालते हैं ds बटे dt, और v एवरेज हमारा कैसे निकालते हैं s2 माइनस s1 बटे t2 माइनस t1, करेक्ट। ये तो बात हुई इसकी। और एक और बात पता चली, जब हम ग्राफ पढ़ाएंगे तो ये और अच्छे से एलैबोरेट करके एक्सप्लेन करेंगे आपको कि एसटी ग्राफ का जो ढाल होता है वो वेलोसिटी होता है। सी ds बटे dt क्या है, ढाल है ग्राफ का, वो किसके बराबर होता है वेलोसिटी के। तो एसटी ग्राफ का ढाल ds बटे dt वेलोसिटी होता है। तो हमारा HC वर्मा बुक का एक बहुत अच्छा सा न्यूमेरिकल है ये, इसमें इन्होंने हमें विस्थापन दिया है जो इस समीकरण से दिया है जो कि t पर निर्भर करता है। इन्होंने कहा t बराबर 4 सेकंड पर कण का वेग बताओ और t बराबर 0 से t बराबर 4 सेकंड तक औसत वेग बताना है। t बराबर 4 सेकंड पे कण का वेग का मतलब आपको क्या बताना है, एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको बताना है तात्क्षणिक वेग। तो फर्स्ट निकालते हैं t बराबर 4 सेकंड पे, कैसे निकालते हैं तात्क्षणिक वेग ds बटे dt। चलो अभी वेक्टर नहीं लगा रहे, ठीक है, निकालो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, सॉरी यहाँ पे है 1, डिफरेंशियल निकालो इसका
3t² 2t हो जाएगा, 2 की इसमें गुणा 8t माइनस 2, 5 का 0। अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही तो जो डिफरेंशियल किया हमने वीडियो बनाई है उसमें ये सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि स्लोप कैसे आता है ग्राफ का, डिफरेंशियल होता क्या है, कैसे निकालते हैं अलग अलग टर्म्स के लिए। t बराबर 4 पे निकालना तो 4 रख दो यहाँ पे, 3 4² 8 into 4 minus 2 निकालो। 4 चौक 16, 16 30 48 प्लस 8 चौक 32 माइनस 2, 2 0 30 40 78 मीटर प्रति सेकंड, सेकंड हिंदी में भाई। तो ये तो आ गया हमारा तात्क्षणिक वेग। दूसरा इन्होंने कहा औसत वेग निकालना है। औसत वेग क्या होता है? v एवरेज। कैसे निकालते थे? s2 माइनस s1 बटे t2 माइनस t1। अब t1 क्या है? 0 सेकेंड पे, तो s1 क्या हो जाएगा? t बराबर 0 रख दो यहाँ, 0 0 0 5, s आ गया 5। t2 हमारा क्या है? 4, s2 क्या आएगा? t की जगह 4 रखते चले जाओ, 4 क्यूब प्लस 4² माइनस 2 इंटू 4 प्लस 5, 4 चौक 16 चौका 64, 4 चौक 16 चौका 64 माइनस 8 प्लस 5 निकालो भाई कितना हुआ? 4 4 8 128 125 मीटर। ये भी क्या है? मीटर। ये क्या है? सेकेंड। सेकेंड रख दो इसमें वो सारा मान, तो v एवरेज क्या हो गया आपका? s2 माइनस s1 125 माइनस 5 बटे 4 माइनस 0 120 बटे 4, 4 की 12 30 मीटर प्रति सेकंड से उसका औसत तात्क्षणिक वेग दिखाता है हमारा किसी क्षण पे जो वेग है, और औसत वेग हमारा दिखाता है कि एक पर्टिकुलर दूरी तय करने में, एक निश्चित दूरी तय करने में उसका वेग ऑन एन एवरेज कितना रहा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा त्वरण। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? एक्सेलरेशन। कहीं ये शब्द सुना है? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट, एक्सेलरेट कर भाई, एक्सेलरेट, तेज चला, तेज तेज दौड़ा भाई, तेज, करेक्ट। तो एक्सेलरेशन वहां होता है। नॉर्मली जब भी आप डेली लाइफ में अपनी स्कूटी या बाइक लेके सड़क पे जाते हो तो क्या सेम स्पीड से चलते रहते हो? आपका वेग सेम रहता है पूरी जगह? नहीं, चेंज होता रहता है ना, धीरे तेज धीरे तेज धीरे तेज, ठीक। तो वेग परिवर्तन जो होता है वो एक बहुत नॉर्मल सी प्रोसेस है, डेली लाइफ में हमेशा होती है, हर चीज में होती है, ठीक है। अनलेस अनटिल कि आपकी वो दीवार घड़ी हो, दीवार घड़ी में वेग परिवर्तन नहीं होता, सुइयां एक समान वेग से चलती रहती है। तो इसमें हमारा जो पहले ये था कि जो ये वेग परिवर्तन है, बहुत कंफ्यूज थे कि इसे समय के सापेक्ष ले या इसे दूरी के सापेक्ष ले। कहने का मतलब ये है कि मान लो आप यहाँ पे हो, t बराबर 0 पे आपका वेग 0 है, t बराबर 1 पे मान लो आपका वेग 2 है, t बराबर 3 पे आपका वेग 4 है। तो यहाँ कितना अंतर हुआ? 0 से 1 सेकेंड में जाने में वेग का अंतर हुआ 2 मीटर पर सेकेंड। 1 से 3 में जाने पे कितना फिर हुआ? फिर से 2 मीटर पर सेकेंड। तो लोग कंफ्यूज थे कि जो ये वेग परिवर्तन है इसे समय के सापेक्ष ले, या अगर हम कह दें यहाँ x 0 है, x 4 है, x यहाँ 5 है, तो 0 से 4 मीटर में कितना? 0 से 4 मीटर तक चलने में वेग परिवर्तन कितना? 2 मीटर पर सेकंड। फिर 4 से 5 चलने में 2 मीटर प्रति सेकंड। मतलब यहाँ वेग कुछ धीरे था पर यहाँ परिवर्तन जल्दी हुआ। 1 मीटर में ही 2 मीटर का परिवर्तन, 2 मीटर पर सेकंड का परिवर्तन हो गया, और यहाँ 4 मीटर में उसका 2 मीटर प्रति सेकंड का परिवर्तन हुआ, करेक्ट। तो एक बड़ा कंफ्यूजन था भाई क्या ले। तो शुरू में सब लोगों ने माना कि जो वेग परिवर्तन है इसे हम दूरी के सापेक्ष लेंगे, पर फिर इसमें मुश्किलें आने लगी। फिर हमारे एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था गैलीलियो।
गैलीलियो ने जब फ्री फॉल को देखा, फ्री फॉल समझते हो क्या है? जब बॉल ऊपर फेंकते हो तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आती है, तो जो वो नीचे आती है उसे फ्री फॉल कहते हैं, उसे कहते हैं मुक्त रूप से गिरना, फ्री फॉल। तो उसमें क्या होता है कि उसमें उसका त्वरण एक समान होता है, ठीक है ना। उन्होंने जब वो मोशन देखा, दूसरा उन्होंने एक और मोशन चेक किया, जब आपका ये तल आपका किसी कोण पे हो और यहां से कुछ वस्तु गिर रही है, तो इन कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर उन्होंने बोला कि वेग परिवर्तन की दर को अगर समय के सापेक्ष लिया जाए तो वो सबसे ज्यादा तर्क संगत है, वो सबसे ज्यादा लॉजिकल है। तो बाद में हमारी फाइनल डेफिनेशन आई वेग परिवर्तन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेग परिवर्तन समय के सापेक्ष। और यही वेग परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष क्या कहलाती है? त्वरण। इसे ही हम क्या कहते हैं? त्वरण, एक्सेलरेशन। तो त्वरण हमारा क्या हुआ? वेग परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष त्वरण कहलाता है। या इसे आप एक और तरीके से लिख सकते हो, अगर आपका डेल्टा टी 1 हो, मीनिंग समय अंतराल आपका 1 सेकेंड हो, तब कैसे लिखोगे? तब क्या हो जाएगा? त्वरण किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा वी के। एकांक समय में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या डेफिनेशन हो गई? एकांक समय में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो आपकी मर्जी है, ये डेफिनेशन लिखो या आप ये डेफिनेशन लिखो। अब यहाँ पे एक चीज देखो, जो हमारा त्वरण है निकालते ऐसे ही है, a बराबर डेल्टा v बटे डेल्टा t। यहाँ पे ये v क्या है? वेग है, और वेग हमारा सदिश राशि है, तो त्वरण भी हमारा सदिश राशि होगा। इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक निकालेंगे, निकालो। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। समय का मात्रक सेकेंड, तो इसका मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगर इसकी विमा निकालो तो क्या होगी? मीटर एल, सेकेंड टी, घात कितनी है? 2, ऊपर गया -2, एल टी -2। अब हम कह रहे थे कि v वेग है हमारा, ये सदिश राशि है, तो त्वरण भी हमारी एक सदिश राशि है। तो जैसे v का मान हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव या शून्य हो सकता है, सेम वैसे ही a का मान भी पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य हो सकता है। तो चलिए समझते हैं। अगर a हमारा पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है? a पॉजिटिव होने का मतलब है वेग परिवर्तन की दर बढ़ रही है। इसका मतलब आपकी जो वस्तु है, जो आपका वाहन है या व्हीकल है, वो क्या हो रहा है? एक्सेलरेट हो रहा है। एक्सेलरेशन जब हम कहते हैं तो वेग परिवर्तन की दर बढ़ती है, मीनिंग वेग को हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे त्वरित। वस्तु हमारी त्वरित कहेगी, या इंग्लिश में एक्सेलरेटेड। ओके, नेक्स्ट। अगर a हमारा नेगेटिव है, a नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? वेग परिवर्तन की दर घट रही है। आपका वाहन धीरे धीरे वेग उसका कम हो रहा है, वो धीरे धीरे रुकने की तरफ को आ रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? मंदित। गति हमारी इस टाइम पे क्या कहलाएगी? मंदित। और इंग्लिश में क्या करेंगे? डिसेलरेटेड। करेक्ट। अब a अगर हमारा 0 है तो इसका मतलब क्या है? a 0 का मतलब है कि वेग परिवर्तन की दर क्या होगी? 0 होगी। वेग परिवर्तन की दर 0 है तो इसका मतलब क्या है कि आपके वाहन का वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, वो जिस वेग से जा रहा था वो उसी वेग से जाता रहेगा। तो a बराबर 0 का मतलब ये नहीं है कि v 0 हो गया, वेग परिवर्तन की दर 0 है। इसका मतलब वाहन हमारा एक समान वेग से जा रहा है, एक समान
गति से जा रहा है। और इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे? एक समान, यूनिफॉर्म। तो एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और जीरो भी। अब इसकी दिशा क्या होगी? जो दिशा हमारी वेग की होगी वही दिशा हमारी एक्सेलरेशन की भी होगी। अगर वेग पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव बढ़ रहा है। अगर वेग आपका नेगेटिव तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, मींस वेग परिवर्तन की दर आपकी घट रही है। नेक्स्ट आता है हमारा एक समान या परिवर्ती त्वरण। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? दो टाइप का हो गया, जैसे हमारी गति दो टाइप की थी, परिवर्ती त्वरण। तो ये भी सेम वही है जो हमने वहां पे पढ़ा था। पहली बात तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एक समान त्वरण को क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। परिवर्ती को क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल, जो भी आपका मन हो। धीरे धीरे बच्चों इन सब को भी ना थोड़ा थोड़ा अपने माइंड में रखते जाओ, कोशिश करा करो साथ साथ में पढ़ने की। तो जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे या इंजीनियरिंग में भी जाओगे तो वहां तो सब इंग्लिश में ही होगा, तो थोड़ा बहुत तो तैयार रहो ना। यूनिफॉर्म या वेरिएबल एक्सेलरेशन। अब एक समान त्वरण क्या है? सबसे पहले तो त्वरण हमारा क्या है? वेग परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष, ये होता है हमारा त्वरण, जिसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं। एक समान त्वरण क्या होगा? अगर समान समय अंतराल में वेग परिवर्तन की दर भी समान हो, मीनिंग 0 से 1 सेकंड तक जाने में अगर वेग परिवर्तन की दर हम कहते हैं 2 मीटर प्रति सेकंड है, फिर 1 से 2 तक जाने में फिर से 2 मीटर प्रति सेकंड है, 2 से 3 तक जाने में फिर से 2 मीटर प्रति सेकंड है, तो हमारा क्या कहलाएगा? ये एक समान त्वरण। वेग परिवर्तन की दर समान है, ठीक है, वेग परिवर्तन की दर समान है। वेग परिवर्तन तो हो रहा है पर हर सेकंड के लिए यहाँ का क्या हुआ टाइम डिफरेंस? एक, यहाँ का टाइम डिफरेंस 1 सेकंड, 1 सेकंड, यहाँ का टाइम डिफरेंस 1 सेकंड। सो समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन की दर हो तो हमारा त्वरण क्या होगा? एक समान त्वरण। डेफिनेशन लिख देंगे हम, समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन तो हमारा एक समान त्वरण। अब इसका एग्जांपल क्या होता है? ऊपर फेंकी हुई गेंद जब नीचे गिरती है तो गेंद का नीचे गिरना, गेंद का नीचे गिरना हमारा एग्जांपल होता है आपका एक समान त्वरण का। नेक्स्ट आता है परिवर्तित त्वरण। परिवर्तित त्वरण देख लो। परिवर्तित त्वरण का मतलब है समान समय अंतराल के लिए t बराबर 2, t बराबर 3, सब सेकंड, ठीक है, सेकंड। शुरू में t बराबर 0 से 1 सेकंड तक वेग परिवर्तन की दर 2 मीटर प्रति सेकंड, फिर 1 से 2 तक हो गई 5 मीटर प्रति सेकंड, 2 से 3 तक फिर हो गई 1 मीटर प्रति सेकंड। तो इसमें आपकी क्या हो रही है? समय अंतराल क्या है? यहाँ पे 1 सेकंड, यहाँ पे क्या है? 1 सेकंड, यहाँ पे क्या है? फिर से 1 सेकंड। समान समय अंतराल के लिए अगर आप देखो वेग परिवर्तन आपका अलग अलग है, 2 मीटर, 5 मीटर, 1 मीटर, करेक्ट? पहले बढ़ा फिर घटा। सो समान समय अंतराल के लिए असमान वेग परिवर्तन आपका क्या कहलाता है? परिवर्ती त्वरण। समान समय अंतराल के लिए असमान
परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन आपका कहलाता है परिवर्तित त्वरण। इसका एग्जाम्पल क्या है? आपकी डेली लाइफ, जब भी सड़क पे निकलते हो तो समान समय अंतराल भी अगर लोगे, अगर चेक करोगे हर आधे घंटे में आपका वेग कितना चेंज हो रहा था, समान होगा? नहीं, क्योंकि हमारी सड़कों पे भीड़ भाड़ होती है, तो हम कभी रुकते हैं, कभी चलते हैं, कभी बहुत तेज चलते हैं, कभी बहुत धीरे चलते हैं, कभी लगता है कि बाइक से अच्छा पैदल चल लो, जल्दी पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो वो होता है आपकी डेली लाइफ का एग्जाम्पल। सड़क पर बाइक का दौड़ना, वो भी अलग अलग स्पीड से आपकी बाइक जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा औसत त्वरण। औसत त्वरण इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे? एवरेज एक्सेलरेशन, AVERAGE एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। तो जैसे हमारा एवरेज वेलोसिटी होती थी, औसत वेग होता था, बिल्कुल वैसे ही आपका एवरेज एक्सेलरेशन होगा। किससे प्रदर्शित करेंगे? एवरेज से, ऐसे, या कई जगह पे क्या होता है खाली ए लिख के उसके ऊपर बार बना देते हैं, या ए एवरेज लिख दो, कुछ भी कर दो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। पर वो काम नहीं करना कि बार भी बना दिया, वेक्टर भी बना दिया, नहीं। ये वेक्टर क्वांटिटी तो है, ये हमें पता है। कुल वेग परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर बटे कुल समय, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? V2 माइनस V1 बटे T2 माइनस T1। ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा एवरेज का। एवरेज एक्सेलरेशन आपको निकालना है V2 माइनस V1 बटे T2 माइनस T1। कैसे लिखते हैं इसे? डेल्टा V बटे डेल्टा T से, ठीक। नेक्स्ट है हमारा आगे तात्क्षणिक त्वरण। त्वरण या बोलेंगे इसे हम इंस्टेंटेनियस। क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जैसे हमारा इंस्टेंटेनियस वेग होता था, क्या होता था? किसी एक क्षण पे वेग, उसी एक क्षण पे हम एक्सेलरेशन भी निकाल देंगे। तो क्या डेफिनेशन आएगी? इंस्टेंटेनियस लिमिट डेल्टा टी टेंस टू अगर 0 हो तो डेल्टा बी बटे डेल्टा टी को हम क्या लिख देंगे? ds बटे, सॉरी ds कहां से आ गया? b है ना, dv बटे dt। सो a इंस्टेंटेनियस आप कैसे निकालते हो? dv बटे dt से। यहां से एक और बात याद आ रही है, जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हमने समझाया था, क्या होता था? v इंस्टेंटेनियस ds बटे dt। तो v क्या था? st ग्राफ का ढलान या स्लोप। st ग्राफ का ढलान क्या प्रदर्शित करता है? वेग को। ऐसे ही vt ग्राफ का ढलान क्या प्रदर्शित करता है? त्वरण को। vt ग्राफ का ढलान क्या प्रदर्शित करता है? त्वरण को। अब देखो v बराबर ds बटे dt है, अगर ये चीज हम यहां रख दे तो कैसे लिखोगे उसे? इंस्टेंटेनियस d बटे dt, v की जगह ds बटे dt, तो ये हो जाएगा d2s बटे dt स्क्वायर। तो आप एक्सेलरेशन कैसे भी निकाल सकते हो। a इंस्टेंटेनियस का आपका फॉर्मूला आ जाएगा dv बटे dt या d2s बटे dt स्क्वायर। सो वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करोगे एक बार, और विस्थापन का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करोगे 2 बार, तो आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन। करेक्ट। तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। आजकल इंटरनेट पे फिजिक्स से रिलेटेड बड़ी सारी टी शर्ट्स आने लगी है, बड़े बच्चे पहनते हैं। कुछ पे लिखा हुआ देखा है, ये लिखा होता है d3s बटे dt3। इसका मतलब समझते हो क्या है? टी शर्ट पे स्लोगन कुछ ऐसे होता है, डोंट बी d3s बटे dt क्यूब। इसका मतलब है
फिजिक्स में d3s का बाई dt3 का मतलब होता है जर्क। जर्क मीन्स नीरा मूर्ख, नीरा गधा, ठीक है। सो डोंट बी नीरा मूर्ख। अगर मीनिंग नहीं पता है तो मत पहनो, मत लो, पहले समझो क्या लिखा है। हमेशा बहुत देखा है बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज की स्पेनिश की टी शर्ट पहन लेंगे, लिखा क्या है भगवान जाने। ओके, तो पहले मीनिंग समझो, नहीं तो खुद ही मूर्ख दिखोगे उन सब चीजों में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा एच सी वर्मा की बुक से सेम क्वेश्चन है जिसके लिए हमने औसत वेग निकाला था, ठीक है। एक्चुअली मुझे एच सी वर्मा बुक से बहुत प्यार है, बहुत ही अच्छी बुक है टीचर्स के लिए। बच्चों को थोड़ा टाइम लगेगा, तो अगर आपके स्कूल में टीचर सभी अच्छे होते हैं, अपनी मेहनत से सब अच्छा पढ़ाते हैं, पर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके टीचर किसी चीज में कंफ्यूज है, तो उन्हें बोल दो। सबके सामने खड़े होकर स्टड बन के नहीं बोलना, अकेले में जाके बोल दो सर प्लीज एक बार एच सी वर्मा पढ़ के तब पढ़ा दो। अच्छा टीचर होगा तो पॉजिटिवली लेगा, बुरा टीचर होगा तो तुम्हारा भगवान मालिक, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो इन्होंने कहा ये विस्थापन है जो समय पे निर्भर करता है। t बराबर 4 सेकंड पे त्वरण निकालो, t बराबर 0 से t बराबर 4 सेकंड तक औसत त्वरण निकालो। सो फर्स्ट चीज आपको क्या निकालनी है, सबसे पहले त्वरण 4 सेकंड में मींस इंस्टेंटेनियस त्वरण निकालना है। ये आपको निकालना है dv बटे dt। अब आधे तो यही गोल हो जाएंगे, हमें तो v पता है, इन्होंने तो s दे रखा, अब क्या करें। अरे भाई घोंचे बताया तो था v क्या होता है ds बटे dt। तो v कैसे निकालोगे, ds बटे dt डिफरेंशियल कर दो t के रेस्पेक्ट में, 3t स्क्वायर प्लस 8t माइनस 2। अब एक्सेलरेशन क्या है dv बटे dt, तो अब दोबारा से इसका डिफरेंशियल कर दो, ये v आया ना, dv बटे dt कर दो, इसे लिखोगे तो क्या आ जाएगा d बटे dt, दोबारा से ds बटे dt, या आप इसे क्या लिख सकते हो d2s बटे dt स्क्वायर। निकालो क्या होगा 60 प्लस 8। तो ये आ गया आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो उन्होंने पूछा है t बराबर 4 पे। अब t बराबर 4 सेकंड हो तो एक्सेलरेशन कितना होगा, रख दो 4, 6 4 प्लस 8, 6 चौक 24 प्लस 8, 8 16 8 24, 8 चौक 32 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आंसर। नेक्स्ट इन्होंने पूछा t बराबर 0 से t बराबर 4 सेकंड तक औसत त्वरण। औसत त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, a एवरेज v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1। तो सबसे पहले तो भैया v1 v2 निकालने हैं। t1 क्या है बराबर 0। अब देखो v क्या है हमारा, ये v है ना, v ही तो है ये। तो t बराबर 0 हो तो v का मान क्या आएगा 0 0 माइनस 2, v1 हो गया माइनस 2। t बराबर 4, t2 बराबर 4 सेकेंड, तो v2 का मान क्या होगा, रख दो यहाँ पे 4 चौक 16 16 32 16 3 48 प्लस 8 चौक 32 माइनस 2 78 आ गया v2 हमारा। रख दो दोनों मान सारे यहाँ पे, डायरेक्ट आपका आंसर 78 माइनस v1 माइनस 2 बटे 4 माइनस 0 कितना हुआ 78 प्लस 2 बटे 4 80 बटे 4 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आंसर। तो इसमें आपका एक्सेलरेशन क्या है, जो आपका वस्तु है, जो भी वाहन है या कण जो भी चल रहा है वो त्वरित हो रहा है, मंदित हो रहा है या एक समान त्वरण से जा रहा है। कैसा आ रहा है आपका त्वरण पॉजिटिव, तो वो त्वरित हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है v दिया है हमें t के रिलेशन में, मीनिंग v हमारा वेग हमारा समय पर निर्भर करता है, हमें वो इक्वेशन दी है। इन्होंने पूछा त्वरण क्या होगा जब समय 0 है और औसत त्वरण क्या होगा जब समय 1 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में है। तो सबसे पहले निकालते हैं t बराबर 0 पे त्वरण। कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन, हल, सॉल्यूशन का शॉर्ट फॉर्म लिखने का तरीका, ठीक है। तो t बराबर 0 पे एक्सेलरेशन क्या होगा dv बटे
dt निकालो भाई dv बटे dt, v का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल 2 प्लस 8t, t बराबर 0 रख दो तो एक्सेलरेशन मीन्स त्वरण हमारा आ गया 2 मीटर प्रति सेकेंड, ओहो अगेन प्रति सेकेंड स्क्वायर आंसर। अब निकालना है हमें औसत त्वरण। सेकंड पार्ट औसत त्वरण ए एवरेज v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1। पहले निकालो t1 जब हमारा क्या है 1 सेकेंड, तो v1 क्या होगा रख दो भाई, t बराबर 1 रखो या 2 प्लस t बराबर 1 4, कितना आ गया 6 मीटर प्रति सेकेंड। अब निकालो t2 पे, t2 2 सेकेंड सॉरी 4 सेकेंड, v2 कितना आ जाएगा उस पे, t की जगह 4 रखो, 4 दूनी 8 प्लस t की जगह 4, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 और 8 72 मीटर प्रति सेकेंड। रख दो सारे मान फॉर्मूले में, डायरेक्ट आ गया दिया आंसर। 72 माइनस 6 बटे 4 माइनस 1, 6 गए 12 में से 6 गए 6, यहाँ बचा 6 बटे 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन हमारा कैसा है, पॉजिटिव है, औसत एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब वाहन हमारा त्वरित हो रहा है, एक्सेलरेशन उसका त्वरण बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल इन्होंने हमें दिया, विस्थापन इतना है, त्वरण जब वस्तु विश्राम पर है। वस्तु विश्राम पर है उसका मतलब क्या हुआ, वेग उसका 0 है। तब हम सबसे पहले निकालेंगे टाइम, कब हमारी वस्तु, किस टाइम पे हमारी वस्तु विश्राम पर है। तो निकालो टाइम, इसका क्या कर देंगे, v निकालने के लिए क्या करेंगे ds बटे dt, ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 4t, v 0 है, सो 5 माइनस 4t बराबर 0, t बराबर 5/4। ये ऐसा हम कैसे लिख सकते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 मीटर, इतने समय पर हमारी वस्तु विश्राम पर है। अब हमें निकालना है त्वरण, तो त्वरण निकाल दो, dv बटे dt, dv बटे dt क्या होगा, 5 का हो गया 0 माइनस ये हमारा क्या है एक्सेलरेशन त्वरण, माइनस 4t का 1 माइनस 4 एक्सेलरेशन है हमारा उस टाइम पे, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर सेकेंड। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आया हमारा -4। अब माइनस क्या दिखा रहा है कि वो मंदित होती जा रही है, धीरे धीरे बंद की तरफ जा रही है। अगर इसमें मैं एक और चीज जोड़ दे, अगर मैं कहूं कि वस्तु जब विश्राम पे है, वो कब विश्राम पे है, उस टाइम पे विस्थापन क्या था उसका, वो बताओ क्या होगा। तो अगर हमें निकालना हो विस्थापन जब हमारा विश्राम पर है, तो डायरेक्ट t तो हमें पता चल गया कब है, t का मान s में रख दो, तो s हम निकाल रहे हैं जब वस्तु हमारी विश्राम पे है। 5/4 ही रख लेते हैं, इजी रहेगी कैलकुलेशन, माइनस 2 25/16, ये क्या हो जाएगा 8, 25/4 माइनस 25/8, 25/4 कॉमन ले लो, 1 माइनस 1/2, 1/2 25/8, 8 3 24, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कुछ इतने मीटर पे जाके वस्तु हमारी विश्राम पे आई। जब वो विश्राम पे है तो उसका एक्सेलरेशन -4 है, माइनस दिखाता है डेसेलरेशन, मंदन हमारा दिखाएगा उसमें। अब हमारा नीट 2017 का एक बड़ा सा प्यारा सा न्यूमेरिकल है, नीट 2017 में आया हुआ। इन्होंने कहा यदि समय t पर किसी कण के x तथा y निर्देशांक क्रमशः x बराबर क्या है 5t माइनस 2t स्क्वायर, y बराबर क्या है 10t,
जहां x तथा y मीटर में है और t सेकंड में है। t बराबर 2 सेकंड पर कण का त्वरण क्या होगा, ये हमें निकालना है। t बराबर 2 सेकंड पर त्वरण क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो निकालो भाई, एक x कंपोनेंट त्वरण का, एक y कंपोनेंट त्वरण का। तो ax क्या होगा हमारे पास, dx बटे dt पहले तो dx बटे dt क्या हो जाएगा 5 माइनस 4t d2x बटे dt स्क्वायर। भाई ये तो वेलोसिटी हुई ना, वेग हुआ ना, त्वरण तो अब आया, करो -4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो अब निकालो y का, dy बटे dt क्या हो गया 10, d2y बटे dt स्क्वायर 0, ये vy, ये a, vx, ये ax, ये ay। अब निकालना है हमें t बराबर 2 सेकंड पर त्वरण क्या होगा। रखो t बराबर 2 सेकंड, त्वरण क्या हो जाएगा, यहां से ये तो 0 है, कुछ भी नहीं, ax देखो -4। सो आंसर डायरेक्ट आया -4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और यहां से देख के आप बता सकते हो कि यहाँ क्या हो रहा है, मंदन, माइनस में है, मंदन हो रहा है, वेग परिवर्तन की दर घट रही है, वेग धीरे धीरे उसका घट रहा है। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल है नीट का ही 2016 का। इसमें इन्होंने कहा 2 कारें P और Q एक ही समय पर किसी बिंदु से एक सरल रेखा में चलना प्रारंभ करती हैं तथा उनकी स्थितियां क्रमशः XP मीन्स P कार की स्थिति दी हुई है इन्होंने AT प्लस BT स्क्वायर, AT प्लस BT स्क्वायर। Q कार की दी है XQ से, ये T जो ब्रैकेट में लिखा है इसका मतलब समझते हो, समझाया हुआ है जब डिफरेंशियल फंक्शन क्या होता है, फलन। T हमारा x हमारा T का फलन है, इसका मतलब x हमारा T पे निर्भर करता है। ft माइनस टी स्क्वायर से निरूपित किया जाता है किस समय पर इन दोनों का वेग समान होगा। और इन्होंने हमें 4 ऑप्शन भी दिए हैं, तो हमें बताना है किस समय पर इनका वेग समान होगा, मींस किस समय पर Vp बराबर Vq होगा, उस समय पे टाइम क्या है ये निकालना है। तो सबसे पहले निकालो Vp Vq। Vp कैसे निकालेंगे, dxp बटे dt निकालो भाई, a प्लस 2bt। Vq निकालो f माइनस 2t। अब इन्होंने कहा Vp बराबर Vq के है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे, a प्लस 2bt बराबर f माइनस 2t। f को इसे इधर ले आओ, इसे इधर ले जाओ, 2bt प्लस 2t बराबर f माइनस a, 2t कॉमन, 1 प्लस b बराबर f माइनस a। t कितना आ गया, f माइनस a बटे 2 1 प्लस b। तो इस समय पर दोनों कारों का वेग समान होगा, ये आपका आंसर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा इसमें, इसमें दिया हुआ फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब एक और चीज होती है, कई बार ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि विस्थापन की दिशा और जो वेग की दिशा होती है, क्योंकि हम कहते हैं जो वेग की दिशा है वही हमारे त्वरण की दिशा है, पर विस्थापन और वेग की दिशा दोनों अलग अलग होती है। तो चलो उसे एक तरीके से ऐसे समझ लेते हैं कि हमने कहा कि भाई यहाँ पे ये है, 1 सेकंड में, शुरू के 1 सेकंड में विस्थापन हुआ 4 मीटर, ठीक है। फिर दूसरी 1 सेकंड में विस्थापन इस डायरेक्शन में हुआ 2 मीटर। तो कुल कितना विस्थापन हुआ, कैसे निकालते थे हम कुल विस्थापन, S2 माइनस S1, करेक्ट। तो S2 क्या हो गया, 2 माइनस 4 बराबर -2 मीटर। तो ये निकला हमारा -2 मीटर, करेक्ट। अब क्या वेग की दिशा भी यही होगी, नहीं, इसमें अगर आप वेग निकालोगे, अगर इन्होंने हमें कुछ रिलेशन दिया हुआ है विस्थापन का और वेग का, तो वो हमारी अलग हो जाएगी। यहां से देखो, ये हमने कहा कि यहां से यहां तक आने में चलो लगा इसे 2 सेकंड,
यहां से यहां तक आने में इसे लग गए 1 सेकेंड। अब निकालो वेग क्या होगा, औसत वेग s2 माइनस s1 बटे t2 माइनस t1। s2 क्या है 2 मीटर, s1 क्या है 4 मीटर, t2 क्या है 1 सेकेंड, t1 क्या है 2 सेकेंड। ये क्या हो गया 2 बटे a बराबर 2। तो वेग भी हमारा नेगेटिव नहीं है, जो दिशा आपकी विस्थापन की है वो दिशा आपकी वेग की नहीं है। तो इसमें आप क्या बोलोगे कि ये भले ही जाब नेगेटिव डायरेक्शन में रहा है पर वेग अभी भी उसका पॉजिटिव डायरेक्शन में, वेग अभी भी उसका बढ़ रहा है। ठीक है, तो वेग और विस्थापन दोनों की दिशाएं अलग अलग होती हैं। अगर आपका विस्थापन माइनस में है, ऋणात्मक दिशा में जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वेग भी आपका ऋणात्मक ही आएगा। तो ये आज हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है। इन्होंने कहा किसी कण की स्थिति सदिश निम्नलिखित है। आर दिया इन्होंने हमें 3ti माइनस 2t² j प्लस 4k i j k की टर्म्स में दे दिया। ठीक है, ये हमारा क्या होता था स्थिति वेक्टर। समय t सेकंड में तथा सभी गुणकों के मात्रक इस प्रकार से हैं कि r मीटर में व्यक्त हो जाए। पहला निकालना है कण का वेग और त्वरण निकालिए। दूसरा निकालना है t बराबर 2 सेकंड पर कण के वेग का परिमाण तथा दिशा कितनी होगी, ये हमें निकालनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं भाई। चलो, ये एनसीईआरटी बुक का न्यूमेरिकल है। ओके, वेग निकालो। वेग क्या होता था, ये स्थिति है ना विस्थापन dr बटे dt निकाल दो। 3i माइनस 4j के में कुछ नहीं है 0, तो ये हो गया 4t j मीटर प्रति सेकेंड आंसर। ये तो आ गया आपका वेग। अब हमें क्या निकालना है, त्वरण। त्वरण क्या होगा dv बटे dt निकालो। ये 0 माइनस 4j, तो त्वरण आपका क्या है -4j। इसका मतलब त्वरण का परिमाण तो 4 है, माइनस j क्या दिखा रहा है, j क्या दिखाता था, j है हमारा y अक्ष का एकांक सदिश। करेक्ट, माइनस j होगा माइनस y डायरेक्शन में। तो हमारे a का परिमाण क्या है 4 और इसकी दिशा क्या है माइनस y अक्ष की दिशा में। ये हो गई इसकी दिशा। दूसरा पूछा इन्होंने सेकंड पार्ट में, t बराबर 2 सेकंड पर वेग का परिमाण और दिशा। वेग का परिमाण तथा दिशा क्या है, ये हमें बताना है। तो निकालो भाई। सबसे पहले तो वेग हमारा क्या है, ये है 3i माइनस 4tj। t बराबर 2 पे वेग क्या हो जाएगा, t बराबर 2 सेकेंड रख दो यहाँ पे, 3i माइनस 8j। तो ये तो आ गया हमारा वेग, ये तो वेक्टर है। अब इन्होंने क्या कहा है, परिमाण। अगर याद हो तो परिमाण कैसे निकालते थे, इसका प्लस इसका स्क्वायर। तो परिमाण कैसे हो जाएगा, वेक्टर्स इसीलिए पढ़ाए हैं इस चैप्टर से पहले कि जब आप इन न्यूमेरिकल्स को करो तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, vx क्या है 3 का स्क्वायर प्लस vy क्या है 8 का स्क्वायर। यहां हम परिमाण लेते हैं, परिमाण हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। 3 तिया 9, 8 64, कितना हो गया भाई 9 4 13, 4 1 7 73 √3 मीटर प्रति सेकंड। अब दिशा निकालनी है, परिमाण तो ये आ गया। दिशा क्या होती थी tan थीटा, tan थीटा बराबर vy बटे vx। vy कितना है हमारा 8, vx कितना है 3, तो थीटा क्या हो गया tan इनवर्स 8 बटे 3। ये हो गई हमारी वेग की दिशा, ये वेग का परिमाण, ये वेग का वेक्टर। करेक्ट, एक्सेलरेशन का वेक्टर क्या है, वेक्टर ऑफ
त्वरण का वेक्टर -4j, इसमें इसका परिमाण क्या होगा, परिमाण मतलब ये 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, दिशा क्या हो गई -j है तो -y की दिशा में। एक और बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कभी कभी न्यूमेरिकल्स में पूछ लेते हैं, बहुत रेयरली, तो उसके लिए जैसे हमें निकालना है nवें सेकंड पे विस्थापन क्या होता है, विस्थापन ये हमें बताना है कि क्या होता है। तो हमने अब तक क्या निकाला था, अभी तक हम निकाल रहे थे 1 सेकंड से लेके दूसरे सेकंड तक कैसे है, दूसरे से तीसरे तक कैसे है, ठीक है ना। और हम nवें सेकंड पे 1 सेकंड के लिए भी निकाल रहे थे, जब हमें रिलेशन दिया हुआ था, अगर हमें ऐसे कुछ रिलेशन दिया हुआ है t² + 4t, तो t बराबर 0 सेकंड पे निकालो या t बराबर 1 सेकंड पे, तो हम निकाल पा रहे थे ऐसे डायरेक्ट। पर अगर ऐसे ना देके उन्होंने हमें कुछ ऐसे दे दिया, ये ऐसे t बराबर 0 से लेके t बराबर 4, t बराबर 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब हमने कहा पहले सेकंड में उसका विस्थापन यहां से यहां तक है 2 मीटर, दूसरे सेकंड में विस्थापन क्या है, t बराबर 0 से t बराबर 2 तक का विस्थापन कितना है, कह दो 8 मीटर, 0 से 3 तक का विस्थापन कितना है 10 मीटर, 4 तक का विस्थापन कितना है 0 से, कह दो 50 मीटर, कुछ भी बोल दिया। तो ये तो हमें बता रहे 2 मीटर विस्थापन क्या है 0 से लेके 1 सेकंड तक, ठीक है। ये क्या बता रहा है 0 से लेके 2 सेकंड तक विस्थापन कितना है 8 मीटर, 0 से लेके 3 सेकंड तक विस्थापन कितना है 10 मीटर, 0 से लेके 4 सेकंड तक विस्थापन हो गया 50 मीटर। अगर मैं ये कहूं कि तीसरे सेकंड में कितना विस्थापन हुआ वो निकाल दो, कैसे निकालोगे, तीसरे, ये पहली सेकंड यहाँ है, दूसरी सेकंड यहाँ, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ, ठीक है। ये विस्थापन पहली सेकंड का, ये दूसरी सेकंड का, ये तीसरी सेकंड का, चौथी सेकंड का। कैसे निकालोगे तीसरी सेकंड का विस्थापन, इसमें से ये घटा दोगे, ये इतना, करेक्ट। तो विस्थापन अगर आपको थर्ड सेकंड में निकालना हो तो कैसे निकालोगे आप, S3 - S2। अब अगर मैं कहूं चौथे सेकंड में विस्थापन क्या है तो कैसे निकालोगे, फोर्थ सेकंड में, इसमें से ये घटा दोगे तो आपको ये आ जाएगा, ये चौथा सेकंड है, देखो भाई ये फर्स्ट सेकंड, ये सेकंड सेकंड, ये थर्ड सेकंड, ये आपका फोर्थ सेकंड, पहला दूसरा तीसरा चौथा सेकंड। चौथे सेकंड में कितना विस्थापन है, ये कैसे निकाला, S4 - S3। अगर यहां से समझ पा रहे हो, अगर मैं कह दूं दूसरे सेकंड में, दूसरा सेकंड ये है, कैसे निकालोगे, ये माइनस ये मीन्स S2 - S1। तो अगर यहां से देखो तो हमारा क्या फॉर्मूला बन जाता है nवें सेकंड का, Sn क्या होगा, बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ, Sn क्या होगा हमारा, Sn - Sn - 1, यही तो है ना। तीसरे सेकंड का कैसे निकाल रहे हैं, 3 में से 2 का घटा रहे हैं। चौथे सेकंड का कैसे निकाल रहे हैं, 4 में से 3 का घटा रहे हैं। तो ऐसे हम निकालते हैं अपने nवें सेकंड का विस्थापन। तो ये क्या हुआ, 0 से लेके n तक जो विस्थापन था, फिर 0 से लेके n-1 तक जो विस्थापन था, तो इसे आप ऐसे भी रख सकते हो, 0 से n, 0 से n-1। ये S3 S2 का मीनिंग वही है कि हम नाप कहां से रहे हैं, 0 से, ठीक है। तो इस चीज को कंफ्यूज नहीं होना। तो अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर सेकंड पे पूछ ले तो उस सेकंड तक का माइनस उससे पहले सेकंड तक का कितना डिफरेंस है, आप उससे डायरेक्ट अपना आंसर निकाल दोगे। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बट इसमें छोटी छोटी बातें बहुत आती है, बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं दिशा वगैरह निकालने में। हर चीज को एक सरल तरीके से समझाएंगे यहाँ पे। जितने न्यूमेरिकल होंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल हम कर सकते हैं उतने हम करेंगे। जितने ज्यादा न्यूमेरिकल हम करेंगे उतनी हमारी डायरेक्शंस, फॉर्मूले कौन से लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, क्या भाषा है, वो सब हमारा क्लियर होता चला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही,
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।